स्टार्ट कर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो कल बात कर रहे थे वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य डिस्कस कर रहे थे कल हम लोग, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य में कल किसकी बात की, आपकी फेगोसाइटोसिस के बारे में नहीं बताया था, है ना, वैसे बता दिया था। चलिए आज फर्स्ट इज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पहले आपके फेगोसाइटोसिस के बारे में, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस में सबसे पहले क्या होता है, लार्ज साइज का फूड वैक्यूल, ठीक है ना। मतलब आपका जो भी कोई खाद्य पदार्थ है, आप चाहे तो खाद्य पदार्थ लीजिए, चाहे कोई भी परजीवी ले लीजिए या फिर कोई बैक्टीरिया ले लीजिए आप, ठीक है ना। उसको अगर क्या होगा, उसका अगर भक्षण होता है, ठीक है, तो जिस प्रोसेस से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। इसमें सबसे पहले होगा क्या इस प्रक्रिया में, सबसे पहले बड़े साइज का कोई भी खाद्य पदार्थ इस कोशिका झिल्ली के नजदीक आएगा, ठीक है। जैसे ही कोशिका झिल्ली के नजदीक आता है वैसे ही कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर, अंतर्वलित समझते हैं आप लोग, अंदर की तरफ फोल्ड होकर, ठीक है। जैसे ही वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है तब क्या बनाती है, कुछ इस तरह से एक संरचना बना लेगी जिसकी वजह से ये फूड क्या हो जाएगा, ये फूड मटेरियल जो है इसके नजदीक आ जाएगा, ठीक है। नजदीक आने के बाद ये किस में एंट्री करेगा, आपकी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, सेल के अंदर एंट्री करता है। उसके बाद ये क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर देखिए ये है आपका फूड, ठीक है, फूड मटेरियल। ये अपने किससे, एक झिल्ली के द्वारा आश्रित हो जाता है। अब इस संरचना को हम बोलते हैं फेगोसोम। क्या कहा जाता है, फेगोसोम। सोम माने होता है बॉडी, काय, ठीक है। जबकि फेगो मतलब ऐसी बॉडी जिसका भक्षण किया जाना है, जिसको पचाया जाना है, ठीक है, डाइजेस्ट किया जाना है। अब क्या होता है, इस फेगोसोम में आकर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब पाचक रस, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम लिखें चाहे पाचक रस लिखें, ठीक है, वो आकर जब इस फेगोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। पाचक रस का काम क्या होता है, किसी भी फूड को पचाने का, ठीक है। अब पाचक रस इससे आके जुड़ चुके हैं, तो अब क्या होगा, इस फूड को ये यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पचा लिया जाएगा। इसीलिए इसको हमने क्या लिखा है, डाइजेस्टिव वैक्यूल। वैक्यूल होता है रिक्तिका को बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है आपका पाचक रिक्तिका, ठीक है। क्या बनती है यहाँ पर, पाचक रिक्तिका बनेगी। ये पाचक रिक्तिका यहाँ पर अब क्या होगा, इस फूड वैक्यूल का जितना पचाया जाना होता है उतना पचाया जाएगा। बाकी का जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसको वो कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ से कोशिका से ये बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो है ये है अपचित भोज्य पदार्थ, मतलब वो पदार्थ है जो पचाया नहीं गया, अपचित है जो, ठीक है। जैसे सॉरी, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेसिडुअल बॉडी।
क्या कहा जाता है? रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, और ये रेसिडुअल बॉडी जो है वो कोशिका से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका फेगोसाइटोसिस। होप सो क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फेगोसाइटोसिस में, कोई भी आपका भोज्य पदार्थ है या कोई बैक्टीरिया ले लीजिए, ठीक है, सबसे पहले कोशिका झिल्ली के नजदीक आता है। कोशिका झिल्ली के जैसे नजदीक आएगा तो कोशिका झिल्ली क्या होगी? अंतर्वलित होगी, अंदर की तरफ फोल्ड होगी, और जैसे ही फोल्ड होती है तब ये भोज्य पदार्थ या कोई बैक्टीरिया जो भी आपने लिया है जिसका भी पाचन किया जाना है वो क्या होगा? आपकी कोशिका के अंदर आता है, वहां पे इसका पचाने के लिए पाचक रस इस फेगोसोम से जाके जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वो बाहर। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी फेगोसाइटोसिस। क्लियर? सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे आपकी पिनोसाइटोसिस के बारे में। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस में और इसमें क्या डिफरेंस रहता है बताएं? बिल्कुल सही बात है, मतलब लिक्विड वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें आपकी पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पचाया जाने वाला जो भोज्य पदार्थ है उसकी साइज पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे फेगोसाइटोसिस में हम किसकी बात करते थे? किसी भी ठोस पदार्थ की, यानी कि ऐसा कोई आपका पदार्थ जो थोड़ा साइज में बड़ा हो। ठीक है, जबकि हम पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? इसमें हमेशा द्रव्य पदार्थों का ही पाचन होगा। ठीक है ना, आप कोई भी चीज पीते हैं जैसे, ठीक है, तो उसका तो डाइजेशन होता होगा। तो डाइजेशन किस तरीके से होता है? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, उसमें क्या होगा? पहले वही आपका अंतर्वलन, अंतर्वलन के बाद जो भी आपका छोटे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, स्मॉल साइज्ड फूड पार्टिकल, स्मॉल साइज्ड फूड पार्टिकल लिख लीजिए, चाहे जो भी मटेरियल लिखना चाहे, चॉइस इज योर्स। वो आपकी कोशिका के अंदर एंट्री करता है और वहां पे क्या बनाएगा? आपका पिनोसोम। जबकि फेगोसाइटोसिस में क्या बना था? फेगोसोम। अंतर है। ठीक है ना, तो पिनोसाइटोसिस में पिनोसोम बनता है। पिनोसोम में आकर आपका पाचक रस लग जाएगा। ये पाचक रस जैसे ही पिनोसोम के साथ लगता है इसका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। पाचन होने के बाद ये डाइजेस्टिव विक्यूल बनाएगा और जो आपका अपचित भोज्य पदार्थ होता है उसको वो बाहर निकाल देगा रेसिडुअल बॉडीज के रूप में। क्लियर? एक्सोसाइटोसिस तो कल बताया ही था। ठीक ठीक, अब हम बात करेंगे क्लास निष्क्रिय परिवहन एंड सक्रिय परिवहन के बारे में। अभिगमन, पहली बात तो ये है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी आपसे 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि सक्रिय व निष्क्रिय अभिगमन में अंतर बताइए। ठीक है, तो इनमें जो मेन अंतर होता है, जो मुख्य अंतर है वो क्या रहता है? जैसे सपोज कीजिए ये है आपका पैसिव, भाई सक्रिय और निष्क्रिय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक्टिव पैसिव। ठीक है ना, तो निष्क्रिय अभिगमन को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय अभिगमन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। अब देखिए, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है ये एक ऐसा अभिगमन है जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, यानी कि ऊर्जा व्यय नहीं होती। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यानी कि निष्क्रिय अभिगमन में कभी भी आपका ऊर्जा व्यय नहीं होती, जबकि आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है ना। अब समझिएगा इसका मतलब कैसे है। जैसे पैसिव अभिगमन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इसमें पहला होता है डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका, डिफ्यूजन को बोलते हैं हम विसरण। ठीक है। और सेकंड होता है ऑस्मोसिस। ठीक। और ऑस्मोसिस को हिंदी में बोला जाता है परासरण। ठीक। आपका डिफ्यूजन मेथड जो है, विसरण विधि, वो क्या कहती है हमेशा, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है ना। डिफ्यूजन मेथड हुआ या आपका परासरण विधि हुई, ये हमेशा क्या करेगी, ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण की ओर। ठीक है। जबकि जो आपका एक्टिव होता है वो क्या कहता है, कम सांद्रण से ज्यादा सांद्रण की ओर। ठीक है। अब मैं जरा बता देती हूँ, इसका समझ ही नहीं आया होगा सांद्रण क्या होता है। मतलब कंसंट्रेशन, जहाँ पे अमाउंट किसी चीज का ज्यादा है। इसको एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज कीजिएगा यहाँ पर मेरे पास दो क्लासरूम है, ये ठीक, दोनों इक्वल है, बराबर है। ठीक। आपके इस वाले क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। ठीक है। और इसमें बैठे हुए हैं सिर्फ 25। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हम बात करें आपके डिफ्यूजन मेथड की या फिर आपके परासरण मेथड की, ठीक है, वो क्या कहता है, ज्यादा सांद्रण से कम सांद्रण की ओर। ठीक है। इसमें ज्यादा कौन से है, ये कि ये, ऑफ कोर्स 100। ठीक है। एक बात बताओ, अब मैं 100 वाले रूम में जाती हूँ और बच्चों से बोलती हूँ काम करें, आप लोग 10 स्टूडेंट्स निकले और इस रूम में शिफ्ट हो जाएं। आप में से कोई उठेंगे 10, इजीली बिना किसी परेशानी के आराम से जा सकते हैं इस रूम में, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से जाके बैठ जाएंगे क्योंकि ये रूम थोड़ा खाली भी है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, से मैंने कोई ऊर्जा व्यय नहीं की, कोई ऊर्जा व्यय की क्या, कुछ नहीं हुआ, आराम से ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चले गए, कोई परेशानी नहीं। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहता है कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर। कम क्या है आपके 25, है ना। अब मैं ये बात बोलूं कि काम करें, आप में से 10 स्टूडेंट्स उठे और इस क्लास में चले जाएं जिसमें 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चे जैसे ऑलरेडी बैठे हुए हैं क्लास में, वो ऑलरेडी खचाखच भरी हुई है। सपोज करो इतना छोटा रूम है कि 100 बच्चों से पूरी तरह भर चुका है वो। अब मैं कह रही हूँ नहीं, 10 बच्चों को और अपने उसमें लीजिए रूम में। ठीक है। तब कैसे आएंगे बच्चे, मुझे उनको धक्का देना पड़ेगा अंदर की तरफ। ठीक है। अब सपोज करके देखो 10 बच्चों को एक साथ धक्का दिया जा रहा है क्लासरूम में, तो उसमें मेरी एनर्जी लग रही है धक्का देने में, ऊर्जा व्यय हो रही है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे ये। ठीक है। तो जब इस तरीके से धक्का देकर इस क्लासरूम में भेजा जाएगा ना 10 बच्चों को, तो उसमें मेरी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अंतर समझ में आया। ठीक है। निष्क्रिय परिवहन अभिगमन में कभी भी ऊर्जा व्यय नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा कहता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ज्यादा से कम में जाने में कोई परेशानी नहीं आती है। जब परेशानी नहीं है तो हमारी ऊर्जा व्यय होगी ही क्यों। ठीक है। लेकिन वहीं जब हम लोग बात करें आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सक्रिय अभिगमन की, तो सक्रिय अभिगमन क्या कहता है हमारा, कि ये कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर। ठीक है। तो कम से जब हम कोई भी चीज ज्यादा सांद्रता की ओर भेजते हैं ना, तब वहां भेजने के लिए हमें हमेशा ऊर्जा की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये ऊर्जा का ही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर हुआ, कोई परेशानी।
अगर वहां पर आप लोगों के में आता है तो आप लोग वहां पर ये सब कुछ लिखेंगे, मतलब निष्क्रिय अभिगमन में डिफ्यूजन मेथड भी देंगे, ऑस्मोसिस भी देंगे, ठीक है। और जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आगे बताया जाएगा, उदाहरण में सोडियम पोटेशियम पंप, वो भी आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लेंगे आपका निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय अभिगमन। निष्क्रिय अभिगमन में सबसे पहले डिफ्यूजन मेथड, मतलब विसरण विधि। विसरण विधि तो मैंने बताई दी अभी आप लोगों को, क्या कहती है ये, आपकी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अब इस बात को समझ और ले एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। ये हम लोग 6-7 क्लास से पढ़ते हैं डिफ्यूजन मेथड, है ना। डिफ्यूजन और आपका ऑस्मोसिस, ये दोनों ही चीज आप बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते। चलिए बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई बर्तन है, इसे मैंने पानी से भर रखा है, ठीक है। और यहाँ इस वेसल में, इस बर्तन के एक कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए डाल दिया है नमक, ठीक है। तो नमक के जो अणु है, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता कहाँ ज्यादा होगी, इस पानी में ज्यादा होगी या फिर इस एरिया में ज्यादा होगी। ऑब्वियसली सी बात है, इस एरिया में ज्यादा है ना। नमक की जो सांद्रता है वो इस एरिया में ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ इस पानी में कम है। अब ये बताइए, डिफ्यूजन मेथड कहता है ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। तो नमक के जो मॉलिक्यूल है किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। ये कब तक इस तरफ रन करेंगे, पानी की तरफ, जब तक इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समाप्त ना हो जाए। मतलब ये ज्यादा और कम सांद्रता एकदम खत्म होकर एक नॉर्मल सांद्रता में बदल जाए, ठीक है। जैसे ही ये दोनों एक ही सांद्रता पर आ जाएंगे, नमक के मॉलिक्यूल्स इस तरफ रन करना बंद कर देंगे। एम आई राइट? समझ में आया? तो विसरण विधि क्या कहती है, हमेशा ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। वहीं जब हम लोग बात करें आपके ऑस्मोसिस के बारे में, मतलब परासरण, परासरण भी इसी के जैसा है। ये सपोज कीजिए मैंने कोई एक वेसल लिया है, बीच में कोई क्या लगा दिया है, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। अब ये देखिए प्लाज्मा झिल्ली है, एक तरफ मैंने कोई भी मटेरियल रख दिया है, जैसे वहां रखा था नमक, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से रख दिया, इसमें पूरे में भरा हुआ है पानी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं चलिए कुछ और रख देती हूँ मटेरियल, ठीक है। तो अब ये कोशिका झिल्ली जो है वो अपने अंदर से इन पदार्थों को आने जाने देगी, अर्धपारगम्य होती है ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो अपने अंदर से अंदर बाहर होने देगी। कब तक होने देगी, जब तक कि ये दोनों सांद्रताएं बराबर ना हो जाए, जब तक। आप लोगों ने जनरली परासरण में क्लास पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं जो अंगूर वाला एग्जाम्पल, अंगूर और किशमिश दोनों का ही पढ़ा जाता है, कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर सपोज करो अंगूर रख दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अंगूर सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं? हाँ, क्योंकि ये हमेशा यहाँ पे ज्यादा सांद्रता है अंगूरों के अंदर, उस सेब की, उस मिठास की सांद्रता ज्यादा है, पानी में नहीं है ना। तो सांद्रता यहाँ ज्यादा है, तो कहाँ जाएगी वो, पानी में घुल जाएगी। पानी में सांद्रता घुल रही है, किस तरीके से घुलेगी, पानी इसके अंदर एंट्री करेगा तभी तो, है ना। पानी एंट्री करेगा तभी तो इसमें से क्या होगी, फटकर वो बाहर निकलेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये तो सिकुड़ जाते हैं, और किशमिश क्या होती है, वो फूल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज तो हम लोग आरओ वर्क ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ बेटा, तो बेटा आरओ की बात अलग है ना। आरओ अलग है, वो तो हमारा प्यूरिफिकेशन का मेथड है, इसीलिए वहां हम लोग बात नहीं कर सकते इसको। हर जगह एक ही चीज, एक ही रूल अप्लाई हो ये जरूरी नहीं होता। आरओ हमारा एकदम जस्ट अपोजिट है इसके, ठीक है।
चलिए, ये बात रही आपके डिफ्यूजन की, समझ में आ रहा है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? ठीक, अब जो मेन आता है आपका दैट इज अ सक्रिय अभिगमन, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो क्लास पहले आप लोग जरा समझिए, यहाँ अगर हम बात करें सक्रिय अभिगमन की, ठीक है, तो सक्रिय अभिगमन के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमें? ऊर्जा की, पहली बात। तो ऊर्जा के लिए सक्रिय अभिगमन के अगर हम लोग एग्जाम्पल सेट करना चाहें, सबसे अच्छा हम क्या मानते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप, या हमारी कोशिकाओं में होने वाले बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए कोशिकाओं को क्या करना पड़ता है? ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है, मतलब एटीपी का यूज करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप पाचन ले सकते हैं, अपना डाइजेशन करने के लिए जरूरत पड़ती है ना एनर्जी की। वहीं अगर आप बात करें तो जब हमारी छोटी आंत एब्जॉर्ब करती है फूड मटेरियल में से, ठीक है, तो उस वक्त भी उसको अवशोषण के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की, ठीक है। तो कोशिकाओं को तो बहुत व्यय करना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं दैट इज द पोटेशियम सोडियम पंप, ठीक है, जो सक्रिय अभिगमन का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, देखिए, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली के बाहर का भाग है, एक्सटीरियर ऑफ सेल, ठीक है, और ये कोशिका के अंदर का भाग है, तो इंटीरियर ऑफ सेल। कोई परेशानी? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कोशिका के बाहर का भाग है और ये कोशिका के अंदर का भाग है, और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक। देखिए, सक्रिय अभिगमन को पढ़ने से पहले आप कुछ चीजों को समझिए, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेंट, मतलब वाहित। ये टर्म क्या होता है? वाहित। वाहित मतलब होता है ऐसा कोई भी अणु जिसे कोशिका झिल्ली के दूसरी पार लेके जाना है, जिसको वाहक किया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वाहित। जिसे आपको क्या करना है भाई? गमन है। गमन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलना चाहें तो अभिगमन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेंट, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो, तो उसमें वाहित मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका वाहित, ठीक। वहीं कुछ ऐसे आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन में, जो किसका काम करेगा? आपके वाहित को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का
काम करेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल दिया जाए, आप लोग कॉलेज से अब घर जाएंगे, ठीक है, ऑटो में जाएंगे कि पैदल चले जाएंगे? थोड़ा दूर घर है जिसका तो ऑटो यूज करेगा, या जैसे भी किसी ना किसी से तो जाएगा, अपने पैरों के माध्यम से ही सही जाएगा तो सही ना, किसी के माध्यम से जाएगा वो, है ना। तो उस माध्यम को जिसके सहारे से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर। सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं सोडियम एंड पोटेशियम पंप के, ये तो मैं अभी समझाऊंगी अच्छे से, पहले इसको समझने का तरीका देख लीजिए। ये हैं कुछ स्कूल के बच्चे, ठीक है, जिन्हें अपने स्कूल से कहाँ जाना है? घर पर जाना है। घर तक कैसे जाएंगे? रिक्शे से जाएंगे साहब, ठीक है। तो बच्चों को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेंट या फिर वाहित, क्योंकि उन्हें जाना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। रिक्शा जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं आपका कैरियर। ये है आपका कैरियर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब आपका कैरियर और वाहित मतलब बच्चे और ये रिक्शा दोनों मिल जाते हैं, तब एक सम्मिश्र बनाएंगे। सम्मिश्र मतलब एक मिश्रण, ठीक है, उसे कहा जाता है कैरियर ट्रांसपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स। सम्मिश्र मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी हैं, रिक्शा भी है, तो इस सम्मिश्र को हम क्या बोलेंगे? कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? ठीक है। अब जरा अपने हम पोटेशियम सोडियम पंप पर लौटते हैं क्लास। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं के लिए जो पोटेशियम होता है वो थोड़ा हानिकारक होता है, ठीक है, हमें सोडियम की जरूरत ज्यादा होती है। हमारी कोशिकाओं के अंदर ऑलरेडी को वो है सोडियम, ठीक, फिर भी हमें क्या करना है? सोडियम बाहर से मंगवाना है, और क्योंकि हमें हमारे अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर भेजने हैं, ठीक है। हमारी कोशिकाओं के अंदर सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है, ठीक है। लेकिन होगा कब? होगा तभी जब सोडियम एक अंदर आएगा, तभी पोटेशियम एक बाहर जा पाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, ये कोशिका के बाहर का है, यहाँ पर ऑलरेडी सोडियम की संख्या ज्यादा है, तो भाई सक्रिय दिगमन क्या कहता है? कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर है, यही बोलता है ना ये, कम से ज्यादा की ओर, तभी तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी जब हम ज्यादा जगह में भेजेंगे धक्का मार के, ठीक है। अब सोचिए यहाँ से आपका जो सोडियम आयन है, ठीक है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, वहां मौजूद कोई भी एंजाइम, ठीक है, जो किसका काम कर रहा है आपके लिए? कैरियर का काम करता है, ठीक है। वाहक बोलते हैं कैरियर को हिंदी में, वाहक, ठीक है। तो ये वाहक का काम करता है। जैसे ही सोडियम इस वाहक के साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा? एक सम्मिश्र बनाता है, जिसे बोला जाता है कैरियर ट्रांसपोर्टेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सम्मिश्र बनाया, अब ये सम्मिश्र लेकर क्या करेगा? अपनी कोशिका की तरफ जाएगा, यहाँ इस तरफ, ठीक है, तभी तो यहाँ डालेगा कोशिका के अंदर, ठीक है। ये तो कोशिका झिल्ली है, अगर मैं इसको इस तरह बना दूं गोलाई में तो ये कोशिका हो जाएगी, कोशिका के अंदर डालेगा ना ये सोडियम को। तो अब क्या करेगा? इसको यहाँ से सोडियम को यहाँ से अंदर डालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। एनर्जी कैसे यूज करेगा? इसके पास एटीपी के रूप में एनर्जी थी, ठीक है। एटीपी मतलब यहाँ पर फॉस्फेट है 3, कितने फॉस्फेट हैं? 3 फॉस्फेट हैं, फॉस्फेट का अणु 3 है। एक फॉस्फेट को उसने यूज कर लिया अपने ऊर्जा के रूप में, ठीक है। कितने फॉस्फेट बचेंगे अब? 2, उसे हम क्या बोलते हैं? एडीपी, डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट कितने हो गए? 2। यहाँ पर लाकर उसने क्या किया? उसको छोड़ दिया, ठीक है, सोडियम को। सोडियम को छोड़ा है, यहाँ से लेके जाएगा पोटेशियम आयन को। पोटेशियम आयन को फिर इसने वही किया, सम्मिश्र बनाया यहाँ पर इस कैरियर ने, ठीक है। कैरियर ने जैसे ही पोटेशियम के साथ सम्मिश्र बनाया है, वैसे ही फिर इसको बाहर लेके जाएगा और एक्सटीरियर ऑफ सेल के वहां पर इसको छोड़ देगा, ठीक है। और छोड़ने के लिए फिर से इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। एनर्जी वही एटीपी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा ये एनर्जी, ठीक है। तो सक्रिय अभिगमन में किसका यूज हो रहा है? ऊर्जा का यूज होता है, ठीक है।
तो ऐसा कोई अभिगमन जिसमें ऊर्जा यूज होती हो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय अभिगमन। ये आप लोगों के में बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, कुछ ना कुछ जरूर आएगा डेफिनेटली, ठीक है? होप सो। अच्छा, फर्स्ट ईयर आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? यस, गुड। चलिए, यस, गुड।